Okay, students, welcome to the next lecture, that is limiting access reagent, a very important topic. आपके पेपर के हवाले से, आपके एमडीकेज के हवाले से बहुत मजे का टॉपिक है। होपफुली कि आप बहुत एंजॉय करेंगे, तवज्जो से सारी चीजें सुने, इसको समझे और इससे मजा लें। देखें, टॉपिक है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। स्टूडेंट्स, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, अच्छा इसके आपने नोट्स नहीं लिखने, मैं आपको लेक्चर समझाता हूं, फिर उसके बाद मैंने तैयार इसके नोट्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आपको फिर वो मैं बताता हूं, आप वो लिखेंगे पेपर में। उस तरतीब से पहले इसका एक्चुअल कांसेप्ट समझना इंतहाई जरूरी लेक्चर है, इसको समझिए। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा यार, मैं आपको केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट समझाने से पहले कुछ जनरल एग्जांपल्स दूंगा। जनरल एग्जांपल्स को आप समझेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। सो लेट्स सी, रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब रिएक्शन में इस तरह होता है। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे करता हूं कि सपोज करें मैंने एक रिएक्टेंट लिया ए, ये एक रिएक्टेंट है ए, और दूसरा रिएक्टेंट मैंने लिया क्या, बी। ये एक रिएक्टेंट है, ये एक, और ये दूसरा रिएक्टेंट है बी, और ये आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाएंगे। सही, ओके। तो ए और बी आपस में कंबाइन हो जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, ए बी प्लस। ये ए और बी आपस में कंबाइन हो जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा ए बी प्लस। ये ए और बी आपस में कंबाइन हो जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा ए बी। कंसेप्ट समझे इसका। और ये ए और बी आपस में कंबाइन हो जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा ए बी। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि इसमें और प्रोडक्ट बन सकता है और ए बी बन सकता है, तो आप लोगों का जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि ये एक रिएक्टेंट जो है ए वाले, ये खत्म हो गए, पहले खत्म हो गए, और बी वाले रह गए हैं। बी तो मौजूद है लेकिन ए वाले रिएक्टेंट से मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो ये बी वाले उसके साथ कंबाइन नहीं हो सकते, क्योंकि और है नहीं, तो लिहाजा वो प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो अगर और प्रोडक्ट नहीं बन सकता तो इसकी वजह क्या है, किसकी वजह से नहीं बन सकता, इस रिएक्टेंट की वजह से नहीं बन सकता। इस ए की वजह से। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो गए। तो इस रिएक्टेंट की वजह से जो कि हमारे पास खत्म हो गए हैं, ये ए वाले जो कि हमारे पास खत्म हो गए हैं, इसकी वजह से क्या ख्याल है, ये प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है या इसकी वजह से ये प्रोडक्ट कम बन गया है? कम बन गया है। क्यों सर? क्योंकि अगर ए यहां पर और होते तो ये बी के साथ कंबाइन हो जाते और ये और भी प्रोडक्ट बन जाता, लेकिन ये ए खत्म हो गए, तो इसकी वजह से अब और प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो ये जो रिएक्टेंट होता है जिसकी वजह से कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, इस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं, इस रिएजेंट को हम बोलते हैं क्या, limiting reagent. So what is limiting reagent? The reagent which produces least amount of product, due to which the reagent due to which least amount of product is obtained, that reagent is called what, limiting reagent. बात समझ में आ रही है कि नहीं? So ये हमारा हुआ क्या, limiting reagent। और ये जो रिएक्टेंट एक्स्ट्रा रह गया है, ये जो रिएक्टेंट एक्स्ट्रा रह गया, अनरिएक्टेड रह गया, जिससे प्रोडक्ट नहीं बन सकता, जिसने ए के साथ रिएक्ट नहीं किया, इस रिएक्टेंट को बोलते हैं क्या, एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, द रिएजेंट व्हिच इज लेफ्ट unreacted at the end of the reaction, that is called what, excess reagent. So limiting reagent, the reagent which produces least amount of product. Excess reagent, the reagent which is left unreacted at the end of the reaction, that is called limiting and that is called excess reagent. बात समझ में आ रही है ना? ये तो मैंने एक जनरल एग्जांपल समझाया आप लोगों को। अब एक और पॉइंट समझे, एक और जनरल एग्जांपल समझे। आपको
और भी इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। मैं आप लोग को एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। देखिए, आप लोग घर चले जाते हैं और घर जाकर आप लोग खाना खाते हैं, तो खाने में ऐसे नहीं होता कि आपके सामने सिर्फ रोटी रख दी जाती है और आप सिर्फ रोटी खाते हो। ऐसे भी नहीं होता कि सिर्फ सालन रख दिया जाए आप वो खा लेते हो, नहीं। एक रोटी और एक सालन आपके सामने रखते हैं, आप वो खाते हो और प्रोडक्ट बनाते हो। रिएक्शन होता है, दोनों का प्रोडक्ट बनता है। सोचिए, इस एग्जांपल से आप एक्चुअल कंसेप्ट ले ले, उसको समझे। सपोज करें आप घर चले गए, घर में बहुत सारे मेहमान आए थे और आपके घर में जो रोटी है वो बहुत थोड़ी सी रह गई है, सालन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सालन रह गए, रोटी बहुत थोड़ी रह गई। तो आपके सामने आपकी अम्मी वो आपके सामने रख लेते हैं और आप रोटी उठा के सालन के साथ कंबाइन करके, रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके आप प्रोडक्ट बनाते हो, खाना शुरू कर लेते हो। ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में इस तरह हो जाता है कि रोटी खत्म हो जाती है। तो जब रोटी खत्म हो जाती है तो फिर आप लोग क्या करते हो, रोटी जब खत्म हो जाती है तो आप लोग, मुझे तो पता है ना कि आप लोग फिर क्या करते हो, आप वो सालन उठाकर इस तरह फेंक देते हैं कि इस टाइम घर आ जाते हो और आपके घर में कुछ भी नहीं होता और ये वो समझ रहे हैं ना। तो मतलब कि आप लोग क्या करते हो, वो जो रोटी है वो जो पहले खत्म हो गई, जिसकी वजह से आपकी भूख नहीं मिटी, जिसकी वजह से कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना, वो रोटी हो गई क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो जो एक्स्ट्रा सालन रह गया है, जो कि प्रोडक्ट नहीं बना सकता अकेले, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। समझा गया है कि नहीं? सो दैट इज द वे कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट। क्लियर हो रहा है? ओके, कंसेप्ट समझा रहा हूं, अभी मैं इसके नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं, कंसेप्ट समझिए। अब केमिस्ट्री में जाने से पहले चलो एक और भी पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल। एक बात पता है यार, मैं फिर से एक रिएक्शन लिखता हूं, ए और ए, ये रिएक्टेंट्स मैंने लिखे और ये मैंने फिर से लिखे रिएक्टेंट्स, और अब ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो मुझे एक बात बताइए, ये ए और एक बी कंबाइन होके प्रोडक्ट बना लेंगे? यस सर। ये ए और बी कंबाइन होके प्रोडक्ट बना लेंगे? यस सर। ये ए और बी कंबाइन होके प्रोडक्ट बना लेंगे? बिल्कुल सर, ये बना लेंगे। तो यार, जब ये सारे रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना लेंगे तो और प्रोडक्ट बन सकते हैं? नो, ये भी खत्म हो गए, ये भी। ओए क्या बात है, ये भी खत्म हो गया, ये भी। इन दोनों में से न कोई पहले खत्म हुआ और न कोई अनरिएक्टेड रह गया है, तो न इसमें तो कोई लिमिटिंग है और न इसमें कोई एक्सेस है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इनमें न कोई लिमिटिंग है न कोई एक्सेस रिएजेंट है। तो मुझे आप एक बात बताइए ना कि अगर इसमें लिमिटिंग और एक्सेस नहीं है तो क्यों नहीं? क्योंकि ये बैलेंस्ड है। कितने हैं ये? 1 2 3। कितने हैं ये? 1 2 3। बैलेंस्ड है। तो जब बैलेंस है तो इसमें लिमिटिंग और एक्सेस नहीं है। तो क्या मैं एक पॉइंट बता सकता हूं कि देयर विल बी नो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? Very important. The most important point of this topic is there will be no limiting reagent and excess reagent in a balanced chemical equation. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। So बैलेंस केमिकल इक्वेशन में there will be no limiting and excess reagent। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, सही है। अच्छा, ये तो कंसेप्ट हुआ। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस में समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में, ये तो मैंने सारे कंसेप्ट्स आपको सिर्फ जनरली समझा है, जनरल कंसेप्ट दिया, आइडिया दिया कि लिमिटिंग क्या होता है और एक्सेस क्या होता है। अब हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस से सीखेंगे कि कौन सा लिमिटिंग होगा और कौन सा एक्सेस होगा, किसमें होगा किसमें नहीं होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस। एक काम करते हैं, मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन combining to give carbon dioxide 1 1 1। ओके, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स क्या ख्याल है, इसके मोल कितने हैं? 1। इसके मोल कितने हैं? 1।
इसके मोल कितने हैं 1। ये मैंने कहां से लिखे, ये मैंने इस बैलेंस्ड इक्वेशन से लिखे। इसके मासेस भी लिखे। कार्बन का मास क्या है 12 ग्राम, O2 का मास क्या है 32 ग्राम, CO2 का मास क्या है 44 ग्राम। ये मैंने कहां से लिखे, ये भी मैंने इस बैलेंस्ड इक्वेशन से लिखे। यार जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात एक होती है किस चीज पर, वॉल्यूम की बात होती है एक 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 एसटीपी पर। गैस का वॉल्यूम क्या होता है 1 मोल का 22.4। तो ये कार्बन तो गैस नहीं है, तो इसका मैं वॉल्यूम नहीं लिख रहा, मैं O2 का लिख रहा हूं। तो O2 का वॉल्यूम एसटीपी पर क्या होगा 1 मोल है तो 22.4 dm3। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो वो भी 1 मोल है तो उसका भी वॉल्यूम क्या होगा 22.4 dm। कार्बन का नहीं लिखा क्योंकि कार्बन इज नॉट अ गैस, तो गैस का हम वॉल्यूम लिखते हैं, ये गैस नहीं है तो इसका मैं वॉल्यूम नहीं लिख सकता। और अगर मैं आरटीपी पर लिखना चाहूं, इससे पहले लेक्चर में समझाया है कि व्हाट इज एसटीपी एंड आरटीपी। तो आरटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.24 dm3। और अगर O2 1 मोल है तो क्या लिखूं 24 dm3। और अगर ये भी 1 मोल है तो क्या लिखूं 24 dm3। क्लियर है ना। ये सब कुछ जो आपको नजर आ रहा है ये मैंने लिखा है इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो चीजें हैं ये बैलेंस्ड है, और जब तक ये हालात होंगे जो कि आपने इस बैलेंस्ड इक्वेशन से लिखे हैं तब तक इनमें कोई भी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इधर बड़ा पॉइंट पढ़ लिया है कि जब तक एक रिएक्शन बैलेंस्ड होगा और जो वैल्यूज आप बैलेंस्ड इक्वेशन से बताते हो वो तब तक इसमें कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट्स नहीं होगा। तो अगर मैं अब आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग जवाब देते जाएंगे। रेडी है ना। इस सब को देखिए, ये बैलेंस कंडीशन है, मैं बार बार बता रहा हूं ये बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है। क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग जवाब देते जाएंगे। When 1 mole of carbon reacts with 1 mole of oxygen to give carbon dioxide, limiting reagent will be कौन सा होगा none of these। क्यों सर, ये तो बैलेंस है। वेरी गुड, फिर सुनिए, if 12 gram of carbon reacts with 32 gram of oxygen to give carbon dioxide, which one will be the limiting reagent? सर none of these, क्योंकि इसमें फिर ये बैलेंस है। वेरी वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं ऐसे कह दूं, मैं ये इसका मोल कह के इसका मास कह सकता हूं, इसका मोल इसका वॉल्यूम, इसका मास इसका मोल, इसका मास मतलब मैं कुछ भी इसमें, लेकिन जब तक ये सब चीजें होंगी तब तक इनमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो बताएं ना, अगर मैं ऐसे कहूं कि if 1 mole of carbon reacts with 22.4 dm³ of oxygen and STP to give carbon dioxide, what will be the limiting reagent? Sir, none of these। क्यों? क्योंकि सर बैलेंस हालत बताया आपने। वेरी गुड, फिर बताएं, अगर मैं कहूं कि if सुने गौर से, if 12 gram of carbon reacts with 1 mole of oxygen to give carbon dioxide, limiting reagent will be none of these। सर क्यों? क्योंकि सर आप फिर से बैलेंस बता रहे हो, और जब तक बैलेंस होंगे तब तक इनमें कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। उम्मीद है ये वाला पोर्शन समझ में आया। लेकिन अब एक और बात की, याद रखिए स्टूडेंट्स, याद रखिए एंड याद रखिए एंड याद रखिए, बैलेंस कंडीशन सिर्फ ये नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। बैलेंस कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है जो आपको नजर आ रहे हैं। बैलेंस कंडीशंस ये भी है कि अगर इन सब चीजों को इक्वली डबल किया जाता है, इनको इक्वली ट्रिपल किया जाता है, इनको इक्वली हाफ किया जाता है, ये स्टिल बैलेंस ही रहेंगे, और जब तक बैलेंस रहेंगे तब तक इनमें कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। मतलब इन वैल्यूज को अगर इक्वली बढ़ाया जाए या इनको इक्वली हाफ किया जाए, एक को हाफ किया दूसरे को भी हाफ किया, एक को डबल किया दूसरे को भी डबल किया, एक को 10 टाइम बढ़ाया दूसरे को भी 10 टाइम बढ़ाया, still that will remain balanced। और जब तक बैलेंस तब तक इनमें कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब आप बताएं ना। अब क्वेश्चन में फिर से पूछूंगा और आप लोग फिर से जवाब देंगे। जी जनाब, सुनिए क्वेश्चन, गौर से देखते जाएं, गौर से, और फिर जवाब देते जाएं। If 2 moles of carbon reacts with
If 2 moles of carbon reacts with 64 gram of oxygen to give carbon dioxide, which one will be the limiting reagent? Sir, none of these. क्यों? क्योंकि सर बैलेंस है. क्यों बैलेंस है? सर आपने इसको डबल किया था 2 मोल बता के, और ये मास भी आपने डबल किया था, तो इक्वली डबल किया, तो इट मींस इट इज स्टिल बैलेंस, एंड जब तक बैलेंस तब तक लिमिटिंग और एक्सेस नहीं होगा. वेरी गुड. फिर से सुनिए यार, अगर मैं कहूं कि if 6 gram of carbon, और से देखते जाएं, if 6 gram of carbon reacts with 11.2 dm cube of oxygen at STP to give carbon dioxide, limiting reagent will be none of these. क्यों? सर आपने ये हाफ बताया था, तो ये भी हाफ बताया. Still it is balanced, and जब तक बैलेंस तब तक इनमें कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा. समझ आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है ना? वेरी गुड. ओके जी, आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी. तो बस अभी तक हमने लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट पहचाना कि किसे कहते हैं, और उसके बाद के लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट बैलेंस्ड इक्वेशन में नहीं होगा. और बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन के जो वैल्यूज होती है वो, और अगर इन वैल्यूज को इक्वली बढ़ाया जाए, इक्वली कम किया जाए, इक्वली मतलब एक अगर 10 टाइम कम किया जाए और दूसरा भी 10, तो इट विल रिमेन स्टिल बैलेंस्ड, एंड जब तक ये बैलेंस रहेगा तब तक लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा. तो ये तो हमने सिर्फ वो पोर्शन सीखा कि जब लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा. अब ये आपको मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया है. ये पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है. ये इसका लेक्चर हुआ, और ये आपके इसके हो गए. ये आप देखें, मैंने तैयार आपके लिए नोट्स लिखे हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? द रिएजेंट व्हिच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. एंड द रिएजेंट, सेकंड डेफिनेशन, इज द रिएजेंट व्हिच कंज्यूम्स अर्लियर, जो पहले खत्म हो जाए, एंड ड्यू टू व्हिच अ केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स, और अगर ये खत्म हो जाए तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है. दैट रिएजेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. और एक्सेस, the reagent which is left unreacted at the end of the reaction is called. और वो जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था वो ये है कि there will be no limiting and access reagent in a balanced chemical equation. तो ये इसके हो गए आपके नोट्स. ये देखिए, मैंने एक एमसीक्यू लिखा है, which of the following is the limiting reagent in the given reaction. आपको ये रिएक्शन गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं कि which one is the limiting reagent. तो आप देखिए ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं. 2 2s are 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 2s are 4 इधर भी है, 2 1s are 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर. मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन बैलेंस है. और आपको याद आ जाएगा कि सर ने तो कहा था कि बैलेंस रिएक्शन में लिमिटिंग और एक्सेस नहीं होगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? H2 O2 H2O, none of these. कौन सा? वेरी गुड, none is the correct option. तो समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये हुआ कि which one will be the limiting reagent. तो ये हमने सिर्फ वो चीजें सीखी कि जब लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा. अब हम कुछ ऐसे कंसेप्ट समझते हैं जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा केमिकल रिएक्शन में. तो वो कैसे मालूम करेंगे, मैं इधर समझाता हूं. अब हम ऐसे रिएक्शन समझते हैं जिसमें लिमिटिंग और एक्सेस होगा. सुने, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं. इफ वी हैव एमसीक्यूज लिखता हूं. इफ वी हैव 5 moles of H2 and 4 moles of O2 to give water, limiting reagent will be. लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? और आपको रिएक्शन भी दिया जाएगा. ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी नन. अब गौर से समझें, अब गौर से समझें. देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ये करना है. हमें ये जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का, उसको आपने बैलेंस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके बताना है. कैसे? सुनिए, बैलेंस इक्वेशन में बता रहे हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन के लिए चाहिए 2 मोल हाइड्रोजन.
1 मोल ऑक्सीजन के लिए चाहिए 2 मोल हाइड्रोजन। तो अगर 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए तो ये बैलेंस है, हाँ बैलेंस है ना वो। तो अगर मैं 2 मोल्स के लिए 4 मोल हाइड्रोजन करूं तो तब भी बैलेंस होगा। अगर मैं 3 मोल्स के लिए 6 मोल्स कह दूं तब भी बैलेंस। अगर मैं 5 मोल्स के लिए 10 मोल्स कह दूं तब भी बैलेंस। और जब तक बैलेंस होगा तो लिमिटिंग और एक्सेस नहीं होगा। तो अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं। हमें पता है कि 1 मोल के लिए चाहिए 2 मोल। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 मोल O2। गौर से देखें, 4 मोल्स O2। तो यार अगर 4 मोल O2 दिए हैं तो हमें डायरेक्ट दिमाग में आ गया है हमारा कि 4 मोल्स के लिए चाहिए 8 मोल्स H2। तो अगर 4 मोल्स के लिए 8 मोल H2 चाहिए तो हमें दिए कितने हैं? 5 मोल्स ऑफ H2। तो देखिए ना, 4 मोल्स के लिए चाहिए 8 मोल्स। तो अगर 4 के लिए 8 दिए होते ये बैलेंस होता, लिमिटिंग और एक्सेस ना होता। अगर 4 मोल के लिए 8 चाहिए, अगर 8 से ज्यादा दिए होते तो फिर ये एक्सेस होता। अगर 8 दिए होते बैलेंस होता, और अगर 8 से कम दिए होते तो फिर क्या होता? लिमिटिंग होता। तो अब बताए ना, 4 मोल्स के लिए कितने चाहिए? 8 मोल्स। दिए कितने हैं? 5 मोल्स। तो चाहिए 8 और दिए कितने हैं? 5 मोल्स। कम मोल्स दिए हैं कि नहीं? तो H2 के चाहिए 8 मोल्स और दिए हैं 5 मोल्स, कम दिए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ गया है कि नहीं? So that is all about the original concept of limiting and access reagent. उम्मीद है ये कंसेप्ट, ये सारी चीजें अभी से ये तक आपको समझ में आई होंगी। अब हम ऐसे करते हैं कि इस लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट पे एक एग्जांपल को, डिटेल लॉन्ग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट पे एक पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल। याद रखें, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट पे अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो इसके साथ बी पार्ट में पूरा एक न्यूमेरिकल मस्ट दिया जाता है। तो न्यूमेरिकल को समझना इंतहाई जरूरी है। इसका जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 1.13। एग्जांपल नंबर 1.13। एग्जांपल आपके बुक में कुछ यूं बयान किया है कि कार्बोनिक एसिड कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। आप अपने बुक में क्वेश्चन देखिए, वो इस तरह से है कि कार्बोनिक एसिड कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। और फिर ये रिएक्शन दिया है। क्या रिएक्शन दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O combining to give H2CO3। ये रिएक्शन दिया है कि कार्बोनिक एसिड कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। कार्बोनिक एसिड बना है इस रिएक्शन। फिर इस क्वेश्चन में कहते हैं एग्जांपल में कि if 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, if 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या हुआ? मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिया क्या है? मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना दिया है? 120 ग्राम। If 120 gram of carbon dioxide is dissolved in 80 gram of water, 80 gram of water मतलब mass in gram of water, mass in gram of water कितना है? 80 ग्राम। Then दो पार्ट से इस क्वेश्चन। पार्ट ए में पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम पहले इसका पार्ट ए हल करते हैं कि आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। मैं अगर कुछ भी ना बताऊं तो आप लोग खुद शुरू कर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप कोई भी न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर का जब सॉल्व करते हो तो पहला स्टेप हमेशा क्या होता है कि जिस जिस चीज का आपको मास गिवन होता है सबसे पहले उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। ये स्टेप है कि नहीं है? तो अगर ये है तो पहले इसी को अप्लाई करें। देखें, मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करें। क्या मालूम करें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फार्मूला लिखूं? मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है? 120 ग्राम। मोलर मास
एक्चुअल मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल मास कितना होता है 44 और मोलर मास का यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। ग्राम और ग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे हमारे पास इससे हमारे पास क्या आ जाता है तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है इससे हमारे पास आ जाता है 2.72। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2.72 मोल। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि जिस चीज का हमें क्या दिया था, जिस चीज का हमें मास इन ग्राम दिया था उसके लिए हमने क्या मालूम किए नंबर ऑफ मोल्स। किसी और चीज का मास गिवन है, यस सर वाटर का भी गिवन है, तो आप लोग वाटर के भी मोल्स मालूम करें। तो लेट्स टॉक अबाउट वाटर के मोल्स मालूम करते हैं। वाटर के मोल्स कैसे मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। फार्मूला क्या लिखेंगे मास इन ग्राम ऑफ वाटर divided by molar mass of water. So number of moles of water would be equal to mass in gram of water कितना है जी जनाब 80 ग्राम डिवाइडेड बाय H2O का अपना मास 18 और मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल। ग्राम और ग्राम कैंसिल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके पास कितने आ जाते हैं इससे आता है 4.44 मोल। तो ये तो आपका हो गया जनाब कि हमें जिस जिस चीज का मास गिवन था हमने सबसे पहले उसके लिए मालूम किए क्या नंबर ऑफ मोल्स। क्या किसी और चीज का मास दिया है स्टूडेंट्स? नो सर, बस दो चीजों का मास दिया था, हमने दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लिए। पहला स्टेप खत्म, बताए ना। सेकंड स्टेप क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? हाँ जल्दी बताएं। सेकंड स्टेप होगा फ्रॉम इक्वेशन। शाबाश, हम आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन। सेकंड स्टेप फ्रॉम इक्वेशन। अब सर आप लोग दिमाग से काम ले और सोचिए कि सर हमने लिमिटिंग रिएजेंट के डेफिनेशन में पढ़ा कि वो रिएजेंट जो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वो रिएजेंट जो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अब ये दो रिएजेंट्स है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा वाटर है। हम पहले देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोडक्ट देता है, फिर देखेंगे कि वाटर कितना प्रोडक्ट देता है, दोनों को कंपेयर करेंगे, जिसने कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ऐसा है कि नहीं? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, तो फ्रॉम इक्वेशन पहले कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए ना शाबाश। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 1 मोल कार्बोनिक एसिड, मतलब 1 मोल प्रोडक्ट। तो मैं लिख लूंगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 1 मोल कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज द प्रोडक्ट। तो अगर 1 मोल दे रहा है तो इधर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं 2.72 है कि नहीं? तो 2.72 मोल कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव 1 मोल दे रहा है 2.72 मोल। यही देगा कि नहीं? यस सर यही देगा। तो मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ने कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किया 2.72 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं लिख लूंगा इसके साथ एक पॉइंट लिख लूंगा। क्या पॉइंट लिख लूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 2.72 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं कि दूसरा रिएजेंट कितना प्रोडक्ट देगा। तो मैं फिर से लिख लूंगा फ्रॉम इक्वेशन। मैं फिर से लिख लूंगा क्या फ्रॉम इक्वेशन। और अब इक्वेशन से आप उसकी बात करें वाटर की, तो बताएं ना वाटर की बात करें ना शाबाश। 1 मोल वाटर गिव्स 1 मोल कार्बोनिक एसिड। तो मैं इधर लिख लूंगा 1 मोल वाटर गिव्स 1 मोल कार्बोनिक एसिड। तो अगर 1 मोल दे रहा है तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ वाटर आए हैं 4.44। तो बताएं ना 4.44 मोल ऑफ वाटर गिव्स कितने 4.44 मोल कार्बोनिक एसिड। तो वाटर ने कितना दिया? मैं लिख लूंगा इसके साथ भी एक पॉइंट लिख लूंगा कि वाटर गिव्स 4.44 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अब आप बताएं ना
कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट ने कितना प्रोडक्ट दिया 2.72 और वाटर ने कितना प्रोडक्ट दिया 4.44। किसने कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया सर कार्बन डाइऑक्साइड ने। तो यार अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट हुआ कि नहीं? यस सर बिल्कुल हो गया। तो यही तो हमारा फाइनल आंसर होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स least means come least amount of product, so carbon dioxide is the very good limiting reagent। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? that is all about the part A of this numerical। उम्मीद है आपको ये एक एक लफ्ज देखिए हमने कुछ भी नया नहीं किया। फर्स्ट एग्जांपल से यही हो रहा है कि जिस जिस चीज का मास गिवन होता है उसके लिए नंबर आप मोल्स मालूम कर रहे हैं और सेकंड स्टेप वही कर रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन। मजा आ रहा है? ओके अब इस तरह करते हैं कि हम इसी क्वेश्चन का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी ऑफ दिस एग्जांपल। तो पार्ट बी में ये कहते हैं, पार्ट बी इस एग्जांपल में ये कहते हैं कि कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट बताना है, मतलब मास ऑफ H2CO3 बताना है। तो हमें मालूम क्या करना है इस क्वेश्चन में? मास इन ग्राम ऑफ प्रोडक्ट जो कि क्या है H2CO, ये हमें मालूम करना है। मास इन ग्राम ऑफ H2CO3 ये हमें मालूम करना है। सही है? तो यार जब मास का जिक्र हो तो बताए ना नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या यूज करूंगा? मास इन ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड। मालूम क्या करना है सर? मालूम करना है मास इन ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो ये अगर मालूम करना है तो इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? मास इन ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड। अच्छा है, अब जरा और से सुनिए। मोलर मास तो बहुत सिंपल है सर, हम बार बार पढ़ रहे हैं। जो एक्चुअल मास होता है उसको मोलर मास बोलते हैं। H2 का मास 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। तो ये कितना बन जाता है? 62। एक्चुअल मास है 62, तो इसका मतलब मोलर मास क्या होगा? मोलर मास होगा, मोलर मास की जगह पर मैं लिख लूंगा 62 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। इधर हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड कहां से मिलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड इधर देखिए सारे, ये भी है मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड प्रोडक्ट और ये भी है मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। देखिए ना 4.44 मोल ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड, 2.72 मोल ऑफ H2। पार्ट ए में हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आए हैं, लेकिन जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि सर कौन से मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड लिखूं? ये वाले लिखूं या ये वाले लिखूं? उधर तो हमें नंबर ऑफ मोल्स, इधर देखिए, इधर हमें लिख रहे हैं क्या? इधर हमें लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। सवाल ये है कि सर कौन से लिखूं? 2.72 वाले लिखूं ये, या 4.44 वाले लिखूं? ये तो मसला बन गया है। इसको एक्चुअली समझे कि कौन से लिखेंगे, इसका कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट। इस क्वेश्चन को एक बार फिर रीड करें। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मालूम करें, ज्यादा प्रोडक्ट मालूम करें, ज्यादा प्रोडक्ट मालूम करें। तो यार अगर हमें ज्यादा प्रोडक्ट मालूम करना है ना तो इस एग्जांपल को एक बार फिर समझिए। ए ए ए
बी 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 बी, दो रिएक्टेंट्स है। और फरमाइए, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं क्या करता हूं, ये दोनों कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट बन गया। ये दोनों कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट बन गया। ये दोनों कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट बन गया। मैं कहता हूं कि ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ, तो ज्यादा प्रोडक्ट के लिए अगर ये हमें पता है कि ये पहले खत्म हुआ, दिस इज लिमिटिंग, ये एक्स्ट्रा रह गया है, दिस इज एक्सिस। तो अगर मैं इसमें से एक्सिस रिएजेंट और भी ऐड कर दूं, और भी ऐड कर दूं, तो एक्सिस रिएजेंट ऐड करने से प्रोडक्ट पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? अगर ये मैं जितने भी बढ़ाऊं तो अगर ए नहीं है तो प्रोडक्ट तो नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो एक्सिस रिएजेंट के इस्तेमाल करने से, वो ऐड करने से और प्रोडक्ट ज्यादा, मैक्सिमम प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। तो अगर मैं इसमें से एक भी ऐड कर लूं, तो अगर एक भी ए ऐड कर लूं तो वो इस बी के साथ कंबाइन होके और प्रोडक्ट डायरेक्ट बना लेगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं? यस। मतलब क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट ऐड किया तो इससे प्रोडक्ट बढ़ गया। एक्सिस रिएजेंट के इस्तेमाल करने से प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता नहीं है। तो ये हमारे जहन में नक्श हो गया कि अगर हमें ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करना है तो उसके लिए एक्सिस रिएजेंट ऐड करना होगा या लिमिटिंग वाला? लिमिटिंग वाला। तो अब बताए ना, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? हमने इधर लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है? 2.72। और ये वाला एक्सेस से, तो लिमिटिंग वाले यूज करूं या एक्सेस वाले यूज करूं? सर लिमिटिंग वाले यूज कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड 2.72। मजा आया कि नहीं इसमें? वेरी गुड। कितने? 2.72 मोल। मोल एंड मोल कैंसिल। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 169.07 ग्राम, and that is the maximum amount in gram of the product, and that is all about limiting and axis reagent. उम्मीद करता हूं कि आपको इसका एक लफ्ज अलिफ से ये तक सारे कंसेप्ट्स भी समझ आए होंगे। आप लोग ये काम करें, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट पे इन्होंने दिया है, यही अलिफ से ये तक सारी बातें आप फॉलो करें खुद ब खुद। अब आप अपने चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी उठाएंगे, ये स्टेप्स जो मैंने समझाए, मैंने बताए, मैंने एक्सप्लेन किए, ये करें, फुल बाय फुल चैप्टर को आपको ऐसे समझ आएगा, ऐसे आसान हो जाएगा। बट आप लोगों ने सीरियसली लेना। समझ गए ना? थैंक यू वेरी वेरी मच।